नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 17 दिसंबर 2020 है। बॉब मार्ली, आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो गूगल कर लीजिए। एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे, एक आर्टिस्ट थे, एक सिंगर थे, म्यूज़िक कंपोज करते थे। एक लेजेंड है बॉब मार्ली। और सिर्फ अपने गानों की वजह से नहीं, उन्होंने जो बातें कही है, उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति थे बॉब मार्ली। ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। ओपन योर आइज का मतलब ये है कि आपके मन की जो आंखें हैं उसको खोलिए और अपने भीतर झांकिए और ये प्रश्न पूछिए अपने आप को कि क्या आप जो जीवन जी रहे हैं उससे संतुष्ट है या नहीं। ध्यान रखिए कि आज हम इस ज़माने में जी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि मेरे पास बड़ा बंगला नहीं है, मेरे पास वो जॉब नहीं है, वो टाइटल नहीं है, वो कार नहीं है, वो ब्रांडेड वॉच नहीं है, कपड़े नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। अब जो कार्य कर रहे हैं, जो जहाँ पर भी है, राइट, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, देन ओनली you will feel satisfied. Think about it. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले इंडिया यूके के बारे में बात करेंगे, फिर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो अब कितना बड़ा होता जा रहा है। बड़ा यानी कि कितना एक्सपांड होता जा रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अलग अलग लोग जो हैं उनको भी जोड़ रहे हैं किसान। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, एक रिसर्चर ने ये आर्टिकल लिखा है और कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। बिग क्रिसमस सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है हैवी डिस्काउंट। 25 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो हैं, जो तस्वीर है, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक मैप है, ये मैप है यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। तो इसमें यूके जो है, लेट मी टेल यू, यूके में रहते मीन्स 4 जो किंगडम है वो मिलकर इस देश को बनाता है, दैट इज़ यूके। तो एक है इंग्लैंड, फिर एक है वेल्स, देन यू हैव स्कॉटलैंड एंड देन यू हैव नॉर्दर्न आइलैंड, राइट। नॉर्दर्न आइलैंड है एक दूसरा देश है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, या फिर आप इसको सिर्फ आयरलैंड कहते हैं। आपने डबलिन का नाम सुना होगा, राइट। डबलिन यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फेमस है। तो आयरलैंड जो है ये यूके का पार्ट नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये यूके का पार्ट है। ओके, तो ये है इसका मैप। हम यूके एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो आपको यूके के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। बोरिस जॉनसन या फिर यूके जो है वो आज हमारे टेबल के ऊपर इसलिए है क्योंकि जनवरी 2021 रिपब्लिक डे जो है उसमें हमारे देश के चीफ गेस्ट होंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। भारत ने एक इनविटेशन उनको भेजा और उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। ये माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जॉनसन की ये जो विजिट है, इस विजिट से दोनों देश, इंडिया और यूके, एक दूसरे के ओवरऑल रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यूके पोस्ट ब्रेग्जिट एक प्लान बना रहा है। पोस्ट ब्रेग्जिट यानी कि जो आपको पता है कि ब्रेग्जिट क्या है, राइट। यूरोपियन यूनियन का पार्ट था यूके और यूरोपियन यूनियन में से अब यूके निकल गया है। तो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने इकोनॉमिक और बहुत सारे जो अलग अलग रिलेशंस हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम जो है रिलेशनशिप के, उसको अपग्रेड करना चाहता है और ख़ास करके इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी इंटरेस्टेड है। और इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। ये विज़िट इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, यूके के लिए भी ये इम्पोर्टेंट विज़िट है और इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट विज़िट है। इसका पता ऐसे चलता है कि ये ब्रेग्जिट के बाद जो पहली ऐसी कोई बायलैटरल आउटिंग अगर जॉनसन कर रहे हैं तो वो भारत में कर रहे हैं। दूसरी चीज़, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट सिंस यूके's डिपार्चर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में से निकलने के बाद पहली ऐसी कोई बड़ी ट्रिप जो है वो भारत की वो करने वाले हैं।
पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। हमारे देश के लगभग 15 लाख लोग यूके में रहते हैं, राइट। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में लिटरेचर, आर्ट्स, मेडिसिन, साइंस, बिजनेस, पॉलिटिक्स, बहुत सारी जगहों पर, हर जगह पर आपको इंडियंस मिलेंगे, राइट। एक ऑफिस में जाएंगे तो आपको एटलीस्ट एक इंडियन व्यक्ति तो मिल ही जाएगा। तो एक बहुत ही कल्चरली भी काफ़ी एक दूसरे के साथ वो भी हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और जो हमारा नाम जो है, इंडियंस का नाम जो है, वो यूके के लोगों की गुड बुक है उसमें आता है, यानी कि हमें वो अच्छी तरीके से देखते हैं। कई बार हम सुनते हैं रेसिज्म और ये सारी चीज़ें। डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू ए पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं लगभग 6 साल यूके में रहा हूँ और एक बार भी, और मैं इतना यूके मैंने एक्सप्लोर किया है, कितनी सारी जगहों पर गया हूँ, कितने सारे लोगों को मिला हूँ मैं, लेकिन मैंने एक बार भी ऐसा कोई इंसिडेंट जो रेसिज्म कहते हैं ये कभी भी नहीं देखा। इनफैक्ट बहुत ही अच्छे लोग होते हैं वहाँ के। दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एनीवे, अब बिजनेस टाइज को हम एक्सपांड करना चाहते हैं और ये अच्छी बात होगी क्योंकि हमारे देश में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके जाकर काम करना चाहते हैं, वहाँ पर बिजनेस सेट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने G7 ग्रुप का नाम सुना होगा। G7 जो है ये पहले G8 था, फिर इसमें से रशिया को निकाल दिया तो ये बन गया G7। और G7 जो है ये दुनिया के सबसे डेवलप्ड नेशंस का, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ग्रुप है और पश्चिमी विचारधारा वाले जो देश हैं उनका एक ग्रुप है। और अब 2021 में G7 की मीटिंग यूके में होने वाली है और इस मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने हमारे देश को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। और ये एक प्रपोजल भी उन्होंने रखा था D10 यानी कि डेमोक्रेसीज ऑफ 10 डेमोक्रेसीज, राइट, ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेसीज। तो इसमें 10 ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक ग्रुप बनाने की बात है। तो ये क्लियरली ये लगता है कि चाइना का जो एक्सपांशन चाइना कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ये 10 देश मिलकर काम करेंगे। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ये 3 देशों को इनवाइट किया गया है फॉर 47th G7 समिट दैट विल टेक प्लेस इन यूके। इसके साथ यूके ने हमेशा भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट रोल के लिए हमें सपोर्ट किया। इनफैक्ट बाकी के जो 4 देश हैं, रशिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, ये चारों देशों ने भारत के क्लेम को सपोर्ट किया है, लेकिन सिर्फ चाइना अकेला जो है वो हमें रिजेक्ट करा है। चाइना ऐसी कंडीशंस भारत के ऊपर रख रहा है जो हमें कभी भी मंजूर नहीं होगी। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत होगी, फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट करने का एक लक्ष्य है। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है ये 24 बिलियन यूरोस का रहा लास्ट ईयर, ये 11% से एक्सपांड हुआ है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब जो हैं वो भारत की यात्रा पर हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की, एस जयशंकर साहब के साथ मुलाकात की। यूके भी टेररिज्म का शिकार हैं, तो मिलकर दोनों देश जो हैं वो टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे। क्लाइमेट चेंज, कोरोना वायरस, डिफेंस कोऑपरेशन, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होगी। तो ये कर्टेन रेजर है आपके लिए, राइट। आज की ये जो डिस्कशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बोरिस जॉनसन साहब भारत की यात्रा पर आएंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको फिर से रिवाइज करने हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। आज की डेट जो है वो नोट डाउन करके इस पीडीएफ को सेव करके रख दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल, फॉलो मी ऑन फेसबुक। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आप में से एक स्टूडेंट ने लिखा है कि वो दिल्ली से हैं और उनके पिताजी जो हैं वो भी इस एनालिसिस को सुनते हैं और उनको भी काफ़ी पसंद आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आपके पिताजी को मेरा नमस्कार ज़रूर कहिएगा। और बहुत पसंद आता है जब जो पेरेंट्स हैं, मेरी कोई ऐसी खास एज तो है नहीं, आई एम ऑल्सो ए यंगस्टर, और जब पेरेंट्स जब सुनते हैं किसी लेक्चर्स को और उनका जब पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो ऑफकोर्स स्टूडेंट का जब फीडबैक आता है तब भी अच्छा ही लगता है, लेकिन पेरेंट्स का जब फीडबैक आता है तो लगता है कि क्योंकि उनके पास अनुभव हैं और एक्सपीरियंस जो हैं, मैं कितना भी पढ़ लूँ या फिर हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लें,
राइट, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस है। और जब जो हमसे बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स मीन्स जो बड़े हैं, जो एल्डरली हैं या फिर पेरेंट्स हैं, वो जब कहते हैं कि उनको ये एनालिसिस पसंद आता है तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आईआईटी, और ये जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईटीज़ में, एक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 है, और बेसिकली ये एक एफर्मेटिव एक्शन है। और ये जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 है, तो इसमें यह है कि जो आईआईटीज़ हैं उसमें टीचर्स की जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें रिजर्वेशन दिया जाए महिलाओं को, एससी एसटीज़ को, राइट। तो दिस इज़ ए गुड थिंग, इसमें कोई वो चीज़ गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और जब आप देखते हैं कि किसी को कुछ बेनिफिट्स मिले हैं और इसकी वजह से उनका रैंक आपसे आगे आया है, तो सी द थिंग इज़ कि इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। वैसे कि मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर कई बार आपको बताया होगा, आपके साथ बातचीत की होगी कि दिस इज़ अनफेयर एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन एनवायरनमेंट जो है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में, आपको इन द सेंस एक एग्जांपल है, आप किसी भी एनवायरनमेंट में, मैंने एक डिस्कशन में, एक मोटिवेशनल लेक्चर में कहा था, नॉट मोटिवेशनल बट इट वाज मोर अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एक डिस्कशन में मैंने कहा था कि अगर आप किसी अनजान शहर में जाते हैं, राइट, आपको पता नहीं है, आप पहली बार उस शहर में जाते हैं, आप ट्रेन या फिर बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन में से बाहर निकलते हैं, हर जगह पर अंधेरा है, आपके हाथ में थोड़ा सामान भी है, आप अकेले हैं, यू डोंट नो एनीवन ओवर देयर, आपको कोई व्हीकल ढूंढकर फिर अपनी होटल या फिर गेस्ट हाउस तक पहुंचना है, और आप किसी एक अंधेरी गली में जा रहे हैं और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4-5 लोग जो हैं वो कोने में खड़े हैं, ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं। तो फिर आपके मन में सबसे पहली चीज़ जो पैदा होगी वो होगा फियर, वो होगा डर, विच इज़ वेरी नेचुरल। आप अगर कमांडो भी हैं तो भी आप अलर्ट मोड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ने ये चीज़ क्रिएट की। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में वो एनवायरनमेंट नहीं है, हिस्टोरिकली वो एनवायरनमेंट उनके घर में नहीं रहा है एजुकेशन का, और ऐसे घर में से अगर आप अच्छी पोजीशन या फिर अच्छी ऐसे इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक इट्स लाइक करंट के खिलाफ तैर कर, एक नदी का जो प्रवाह है उसके विरुद्ध में जाकर तैर कर आप किनारे तक पहुंचे, ऐसी बात होती है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू इट, ये जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली में ये हुआ कि 30% टीचर्स की वैकेंसी रही, और ऐसे 23 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में जिसमें इस प्रकार की क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। तो सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक कमेटी गठित की। इस कमेटी के हेड हैं आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर। तो ये पैनल जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को देख रही थी और सोच रही, और उन्होंने फिर रिकमेंडेशन ये दिया कि एग्जेम्प्ट, 2 रिकमेंडेशंस दिए। नंबर 1, exempt IITs from quotas by including them into schedule to the 2019 law, which is applicable to institutions of excellence, research institutions and institutions of national and strategic importance. कि IITs जो हैं उनको आप ये कोटा के एग्जेम्पशन से हटा दीजिए। एक, सेकंड, provide a reservation to specified grades of assistant professors taking the institution as a whole, where candidates are not available. In latter case, the posts can be de-reserved in subsequent year. अगर कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपकी वैकेंसी रहती है, तो फिर उस पर्टिकुलर पोस्ट को आप डी रिजर्व कर दीजिए, ताकि जो बेस्ट हैं, बाकी के जो बेस्ट हैं उसमें से आप बेस्ट लोगों को टीचर्स के तौर पर सिलेक्ट कर सके, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल। जैसे डाइवर्सिटी की मैंने बात की, डाइवर्सिटी अचीव्ड थ्रू एफर्मेटिव एक्शन सच एज कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स करेक्ट्स हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन। जो हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन रहा है हमारी सोसाइटी का, ये कास्ट सिस्टम, तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन रहा है।
तो ये जो हमें डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है कि कुछ कास्ट्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, जिससे धीरे धीरे जिसको थोड़ा पुश चाहिए, राइट, तो उनको थोड़ा पुश दिया जाए, जो एडवांटेज में है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ये करें, और इवेंचुअली टारगेट ये है कि हर एक व्यक्ति जो है वो हमारे देश में इक्वल हो जाए। अब उसके लिए एक और मेरा खुद का ये विचार है कि कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो मुझे लॉजिकल लग रहा है कि कास्ट सिस्टम जो है वो तभी ख़त्म होगी जब इंटर कास्ट मैरिजेस जो हैं वो बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाएगी। तब आज भी मीन्स होते हैं लेकिन इट्स नॉट दैट कॉमन एनीवे। For it to be fully realized, however, the concomitant is massive investment in education system at all levels. सबसे बेस्ट इसका जो एक रास्ता है वो यही है कि एजुकेशन सिस्टम हर एक लेवल पर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल या फिर किंडरगार्टन, वहाँ से केजी लेवल से हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अगर बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, राइट, तो फिर ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाएगी कि कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमें रिजर्वेशन देना पड़े। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा लेट्स से सपोर्ट की आवश्यकता है, तो उनको फ़ीस दी जा सकती है, उनको वाउचर्स दिए जा सकते हैं, जिन वाउचर्स का इस्तेमाल वो ट्यूशन क्लासेस और इन सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे देश में हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल हम बचपन से ही, एक बच्चा जो है उसके बचपन से ही हम उसको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, और फिर अगर ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अच्छी दी हैं, राइट, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अगर बच्चे को मिल रही, हर एक बच्चे को हमारे देश में, तो फिर जब आप एक लेवल के बाद जो है वो फिर एक ऐसा माहौल बना पाएंगे कि फिर आप रिजर्वेशन जो है उसको कुछ इंस्टीट्यूशंस में हटा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके सभी इंस्टीट्यूशंस में से उसको हटाया जा सकता है, एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। लेकिन उसके लिए हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इक्वल फैसिलिटी फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही ये सारी फैसिलिटी। तो इसकी शुरुआत हो सकती है लिबरल पब्लिक स्कूल सिस्टम से, स्ट्रॉन्ग एंड लिबरल पब्लिक स्कूल सिस्टम। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। द लॉन्ग रोड टू फूड सिक्योरिटी हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में 107 कंट्री में से हमारा रैंक है 94। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों से भी हमारा देश जो है वो पीछे है। अफ्रीकन देशों के बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अफ्रीकन देशों से भी ज़्यादा माल नरिश्ड लोग जो हैं वो कुपोषित लोग हमारे देश में हैं। UNFAO का रिपोर्ट ये है कि 194 मिलियन लोग हमारे देश में हर रोज़ उनको भूखा सोना पड़ता है। दुनिया की 23% अंडर नरिश्ड कुपोषित पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है। हमारा देश एक खेती प्रधान देश है। हमारे देश का कल्चर रहा है कि हम दूसरे लोगों को खाना पीना खिलाएं, भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना, ये हर ऑल अक्रॉस द बोर्ड, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह पर आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगी। फिर भी हमारे देश में 194 मिलियन लोग हर रोज़ उनको भूखा सोना पड़ता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि राइट टू फूड जो है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। हमारे देश की आज़ादी के 73 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश, हम ऐसा नहीं कह सकते कि फूड सिक्योर है। हाँ, रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें कहेगी कि हर एक को खाना मिल रहा है, ये वो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफ़ी अलग है। सेल्फ सफिशिएंट है हमारा देश, राइट, ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है। हमारे देश ने 283.37 मिलियन टन फूड पैदा किया 2018-19 में। ये हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। मिलेट्स की बात करें तो हम नंबर 1 है। राइस और वीट की, मिलेट्स यानी कि बाजरा, फिर ज्वार, रागी, ये सारी चीज़ें। राइस और वीट में हम दुनिया में नंबर 2 पर हैं। हॉर्टिकल्चरल यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी हमारे देश में काफ़ी सरप्लस में है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, कीवी एक्सेट्रा, लेकिन बाकी के जो फ्रूट्स हमारे लोगों को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दाल चावल, ये सारी चीज़ें हम पैदा करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक तो वेस्टेज। 2016-17 में 8,600 टन फूड वेस्ट हुआ। 2011 से 2017 तक अगर आप देखें तो 62,000 टन फूड वेस्ट हुआ इन 11 से 17 में।
तो ये क्लियर इंडिकेशन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोसिस्टम। स्टोरेज करते हैं लेकिन उसका टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसके सॉल्यूशन में कहते हैं कि एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक फूड आइटम पर एप्लीकेबल की जाए। दूसरी चीज़ है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। फिर अन्नपूर्णा योजना में जो 65 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा हैं, जो गरीब हैं, तो उनको 10 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको ये फूड की हेल्प जो है वो नहीं मिलती है। ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन का कहना यह है कि राइट अमाउंट ऑफ पल्सेस जो दाल हैं, तो ये राइट अमाउंट में मिले तो व्यक्ति को कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी डिजीज़ से वो दूर रहेंगे। बॉटम लाइन इसकी यही है, प्रॉपर फूड मैनेजमेंट। फूड हमारे देश में क्या है, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, इस आर्टिकल में नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें टेबल के ऊपर फूड ज़्यादा वेस्ट होता है। यानी कि आप खाना खाने बैठे हैं, आपने 3-4 चीज़ें ली हैं, आपने कुछ खाया और बाकी की चीज़ें डस्टबिन में चली गई। तो ये बहुत ही रैम्पेंट है। आप डेवलप नेशन में जाएंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे। डस्टबिन्स जो हैं वो खाने से बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, वहाँ पर जाएं तो आप उनकी डस्टबिन्स को देखेंगे, यू विल फाइंड के फूड राइट प्रॉपर जो गुड क्वालिटी का फूड है वो शाम को ऐसे 3-4 बड़ी बड़ी डस्टबिन्स जो हैं वो फूड की जो बिन होती है वहाँ पर वो फेंक देते हैं। तो ऐसा कितना फूड वहाँ पर वेस्ट होता है। हमारे देश में टेबल के ऊपर फूड कम वेस्ट होता है। हमारे देश में फार्म से लेकर टेबल का जो रास्ता है, किसान वहाँ पर थोड़ा वेस्ट हुआ, फिर पैकेजिंग में थोड़ा वेस्ट हुआ, फिर स्टोरेज करते वक्त, तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग। पल्सेस को भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐड करना चाहिए। यहाँ पर ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन का जो एक कहना है कि कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, और हमारे देश में NDCs यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो पल्सेस के ऐड होने से इसको हम रोक सकते हैं। ओवरऑल बॉटम लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फूड इज़ द की। द मेनी चैलेंजेस फॉर WTO के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक महिला जो है वो WTO की डायरेक्टर जनरल बनने वाली है। या तो नाइजीरिया की या तो साउथ कोरिया की जो महिला है वो इस पोस्ट को संभालेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद पता ना हो कि व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे वीडियोस हमारे फैकल्टीज़ ने बनाए हैं, आप प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। ब्रीफली अगर मैं आपको कहूँ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया के 164 देशों के बीच में अलग अलग बिजनेस होते हैं, राइट। आप चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाना, फिर देखना अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल हों, राइट पेनल्टी, राइट उनको करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो WTO का मेन काम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नए DG की, वो यही होगी कि वो अच्छा नेगोशिएशन करे। बहुत सारे कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो हर एक देश जो है वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहता है। तो इसमें बहुत बार ऐसा भी होगा कि रूल्स को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसा नहीं होने देना है। दूसरी चीज़, जो डेवलप्ड देश हैं, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। तो WHO की जो WTO की जो मीटिंग हुई थी दोहा में, बताइए दोहा जो है वो आपको किस देश का ये शहर है दोहा? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन नाउ। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ये चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जो डेवलपिंग देशों को जो फ़ायदा मिल रहा है वो ना मिले। तो ये चीज़ नहीं होने देनी है, क्योंकि जैसे कि चाइना है, राइट, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, इजिप्ट, ये सारे देश डेवलपिंग देश हैं। लेकिन USA, फ्रांस और कुछ ऐसे देशों का, खास करके USA का कहना यह है कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ये कहते हैं कि ये सारे देश अब डेवलपिंग नहीं है, ये डेवलप हो चुके हैं। अब देखिए कितने सारे पैसे वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कितने सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। अभी हमने फूड सिक्योरिटी की बात की, राइट। तो वही देखिए, अगर किसी देश में ऐसे ख़राब आंकड़े हैं तो क्या हम उसको डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर भी बहस होगी।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी कि एक प्रकार की WTO की कोर्ट, तो ये नियरली बंद हो चुकी है क्योंकि जजेस ही नहीं है, यूएसए ने जजेस को अपॉइंट ही नहीं होने दिया। तो इसको भी सॉल्व करना है जल्द से जल्द, क्योंकि अगर आप कुछ गलत करते हैं और कोई आपको कहने वाला ही नहीं है तो फिर मीन्स क्यों आप गलत ना करें, इज़न्ट इट। अगर आपने घर बनाया है और आपका एक अच्छा सा गार्डन है, फ्लावर है, सारी चीज़ें हैं, और आपने फेंस नहीं बनाई है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने कोई दीवार ही नहीं बनाई प्रोटेक्शन के लिए, तो कोई भी आकर वहाँ पर कुछ भी कर सकता है आपके गार्डन के साथ। सेम थिंग गोज विद WTO कि कोर्ट होनी चाहिए, जो कोर्ट है लेकिन इसका प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। फिर एक चीज़ कहते हैं जिसको कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डेवलपिंग देशों को कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कुछ छूट मिलती है, कुछ रूल्स जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ऑन द स्पॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ सालों का वक्त दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें। तो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ चाहते हैं कि अब ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये इन सारे देशों को ना मिले। ऑफ कोर्स ये सारे देश मिलकर कहेंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिशरीज़ की बात करें तो हमारे देश का ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम जो हमारे नाविकों को जो फैसिलिटीज़ देते हैं, बोट में अगर इंजन लगाना है तो सब्सिडी दी, फिश नेट की सब्सिडी दी, तो ये सारी चीज़ों को लेकर डेवलप कंट्रीज़ ये कहते हैं कि ये गलत है। तो इसमें भी एक फाइन बैलेंस, और इंडिया इसमें एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि डेवलप्ड देश जो हैं उनके पास, उनके जो फिशरमैन हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बोट्स हैं, डीप सी फिशिंग करते हैं। और हमारे यहाँ पर तो आपने देखा है एक प्रकार से छोटे छोटे ऐसे नाविक होते हैं, छोटी सी उनके पास बोट होती हैं, तो वो कैसे इनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो डेवलप कंट्रीज़ ये जो कह रहे हैं कि ये फैसिलिटीज़ डेवलपिंग देशों के नाविकों को नहीं मिलनी चाहिए, तो इंडिया इसके ऊपर स्टैंड ले सकता है। और इंडिया जब स्टैंड लेगा तो चाइना और दूसरे देश भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगे। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2017, तो इसमें जो एक फेज्ड तरीके से, ये बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है तो एक फेज्ड तरीके से जो प्रिपेयर्डनेस करनी है किसी रूल्स के लिए। कोई नया रूल आया है तो डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा वक्त मिल जाता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इट। फिर कुछ देश सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, डिस्टोर्ट करना चाहेंगे, जैसे कि दवाई अगर कोविड-19 की बनती है तो सबसे पहले वो खरीदना चाहेंगे, और उन्होंने कुछ देशों ने, डेवलप कंट्रीज़ ने एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो ये चीज़ ना हो, सप्लाई चेन जो है ये फ्री और ओपन रहे। और फिर ट्रिप्स, WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट के अगर आपने कोई दवाई निकाली, लेट्स से कोविड-19 की दवाई, तो ऑफकोर्स आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके ऊपर, लेकिन अगर ये पेंडेमिक है, अगर पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो फिर आपको कोई दूसरा देश जो है वो आपकी यही फॉर्मूला को यूज़ करके वो दवाई बना सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर जान और जीवन और मृत्यु की बात है, तो ऐसी छूट ट्रिप्स एग्रीमेंट में दी गई है, तो इसका भी प्रॉपर फॉलोअप हो। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस आर्टिकल। ये जो नए DG हैं उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। अब फार्म बिल्स के बारे में बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट्स कि कैसे मॉनसून सेशन में इसको फटाफट पास किया गया लोकसभा में। 14 सितंबर को पास हुआ, फिर 17 में राज्यसभा, और इंट्रोड्यूस किया गया 14 को, 17 को लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने 20 को, प्रेसिडेंट ने 24 सितंबर को इसको। तो 2 हफ्ते से कम समय में ये पूरा मैटर जो है वो पास हो गया। अब इसी को लेकर किसान जो हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट, UPA, NDA, सभी गवर्नमेंट का ये एक लक्ष्य रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म आए, बदलाव आए। जो एग्रीकल्चर में आज हमारे यहाँ पर क्या है कि एक छोटी सी ज़मीन है और उसमें 5 लोग काम करें। अब आपको 2 लोगों की ही आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि फैमिली मेम्बर्स हैं तो 3 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर हैं, तो जो भी आप 10,000 रुपये पर मंथ कमाएंगे तो हर एक को कितना मिलेगा, 2,000 रुपये। तो सरकार का ये प्लान है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कुछ ऐसी जॉब्स क्रिएट हों कि यहाँ पर मजदूरी करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर चले जाएं। तो 2 लोग जो घर के हैं वो यहाँ पर काम करेंगे, 3 लोग किसी और कंपनी में काम करेंगे, तो यहाँ पर उनको 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं लेट्स से, या फिर 5-5 हज़ार, यहाँ से 10 हज़ार मिले और यहाँ से उनको टोटल 15 हज़ार मिले, तो हर एक को 5-5 हज़ार रुपये मिले, तो एक परिवार की इनकम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसने टोटल जो है वो लेट्स से 25,000 रुपीज़ हो गई। पहले कितना था, 10,000। अब क्योंकि 3 लोग बाहर काम कर रहे हैं तो वो 5-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो घर की इनकम हो गई 25,000। तो ये एक बड़ा प्लान है भारत सरकार का, एक लंबे टाइम से ये प्लान रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई ख़ास जॉब्स जनरेट नहीं हुई है। फार्म एक्ट के साथ साथ सरकार ने जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, बहुत सारी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी विरोध काफ़ी हुआ था।
अब पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो जब मार्च करके यहाँ पर आए, दिल्ली पहुँचे, तो उनको बैरिकेड्स का सामना करना पड़ा। एक पुलिस वाले ने कहा कि 101 तरीके हैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो एक किसान ने कहा आप मुझे सिर्फ 2 तरीके बता दीजिए, बाकी के 99 अपने पास रखिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिली। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना यह है कि ये सारे जो नए लॉज हैं, नए जो, तो उनको किसानों को फ़ायदा होगा इससे। टू बी ऑनेस्ट मैं भी ये मानता हूँ कि किसानों को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन डिस्कशन नहीं हुई है, इसीलिए दिस इज़ द मेन कोर रीज़न एज वी ऑल नो, क्योंकि कई बार मैंने इसको रिपीट किया। अब किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेप्सिको का जो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर और किसानों के ऊपर केस किया गया था, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा एक रेड अलर्ट या फिर रेड सिग्नल है। उनको इस चीज़ का भय है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे ऊपर केसेस किए जाएंगे। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो हमारे देश का भी यही सिनारियो है। ज़्यादातर किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, तो छोटे किसानों के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान, उनको तो जब उनकी चीज़ें पैदा हो गई तो जल्द से जल्द और नज़दीक में जो जल्द से जल्द उनको पैसे दे रहा है, उनको वो अपना सामान बेच देंगे। क्या सरकार स्टोरेज की और ये सारी फैसिलिटीज़ हर जगह पर अवेलेबल हैं? नहीं है। किसान इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बिल तो हर एक को पे करना ही है। आपको जब सब्सिडी दी जाती है तो किसान जो है वो ज़्यादा पानी निकालते हैं, तो ये भी एक रियलिटी यहाँ पर थोड़ा किसानों को समझने की आवश्यकता है। राइट, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी हमने देखा कि ऑफकोर्स इसको इम्प्रूव करने की डेफिनेटली आवश्यकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये प्रोटेस्ट की इस पेज के ऊपर है, वो ये है कि अब किसानों की डिमांड सिर्फ इन बिल्स को लेकर नहीं है। किसान ये भी चाहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल्स, जो एक्टिविस्ट्स, जो एंटी CAA प्रोटेस्टर्स हैं, उनको भी सरकार छोड़ दे। किसानों का कहना यह है कि जब आप इन लोगों को पकड़ते हैं, भले ही वो अलग अलग प्रोटेस्ट में पकड़े गए हों, लेकिन किसानों का कहना यह है कि ये सिर्फ अब किसानों की बात नहीं है, ये देश की बात है और देश की डिग्निटी की बात है। वो कहते हैं कि जो अर्बन एरिया में रहने वाला गरीब है उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो गरीब एरिया में रहने वाला, जो ग्रामीण विस्तार में रहने वाला गरीब है, उसके लिए भी किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हर एक के लिए अब ये शायद किसान के जो यूनियंस है वो शायद ये करना चाहे पॉलिटिकली कि ये इसको एक और बड़ा स्वरूप देना चाहते हों, वट एवर इट इज़, लेकिन ये चीज़ें भी अब इसमें ऐड हो चुकी हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, और बाकी कुछ न्यूज़ आइटम इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। सी यू सून, मेक द मोस्ट आउट ऑफ बिग क्रिसमस सेल। इंग्लिश वर्जन अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।